हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है स्टडी विद विकास पाठक यूट्यूब चैनल में। तो अभी हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं साइंस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव सवाल के बारे में। सब्जेक्टिव सवाल जो आपका है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर पिक किया गया है सारे एग्जाम में बने हुए सवाल है और आने की प्रबल संभावना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ऑस्ट्रेट का प्रयोग। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेट का प्रयोग क्या है, इसके बारे में पूरा बताना है। तो पूरा नाम जो था ऑस्ट्रेट का क्या था, हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेट, और डेनमार्क के थे। ठीक है, और खोज किए थे अपना 1820 में। क्या बता रहे थे ये, इनका प्रयोग आखिर था क्या? तो कहा जाता है कि ये बड़े सभा में ना भाषण दे रहे थे एक बार। ठीक है, और साथ में कंपास की सुई भी रखी हुई थी, कंपास की सुई साथ में थी। जब ये भाषण दे रहे थे तो तार के पास ही सुई थी और तार थोड़ा खिसक कर सुई की तरफ चला गया। तो उसने देखा कि चुंबकीय सुई थोड़ा सा विक्षेपित हुआ है। जैसे ही मतलब चुंबक की तरफ तार गया तो चुंबकीय सुई में थोड़ा सा विक्षेपण हो गया और वो अपने ओरिजिनल जगह से थोड़ा सा मुड़ गया। ठीक है, विक्षेपित तभी हो सकता है, तब उन्होंने कहा कि विक्षेपित तो तभी हो सकता है जब उसके आसपास कोई और दूसरा चुंबक आ जाएगा, पर यहाँ तो कोई चुंबक था ही नहीं। ठीक है, और नहीं तो वह नॉर्थ से साउथ दिखाएगा। हमेशा जो चुंबकीय सुई को नॉर्थ से साउथ दिखाएगी। ठीक है, नॉर्थ से साउथ दिखाएगी, लेकिन बात यह था कि अपने दिशा से विक्षेपित हो गया था। ठीक है, और उन्होंने इसके लिए तर्क दिया कि चुंबकीय सुई तभी विक्षेपित होगा जब उसके आसपास कोई दूसरा चुंबक आ जाएगा। तब जाकर वो घर आकर उन्होंने अपने लैब में प्रयोग शुरू किया और उन्होंने फिर बोला कि अगर किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, कि अगर किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो चालक तार में विद्युत धारा तो जाएगी ही, और वह चालक तार एक चुंबक की तरह व्यवहार करेगा, जाएगी ही और एक चुंबक की तरह व्यवहार करेगा और वह चुंबक बन जाएगी। और यह बताने के लिए उन्होंने एक प्रयोग किया जिसे ही हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड का प्रयोग कहा जाता है, ऑस्टेड का प्रयोग कहा जाता है। ऑस्टेड ने क्या बोला कि अगर किसी चालक तार में विद्युत धारा अगर प्रवाहित करते हैं तो चालक तार में विद्युत धारा तो जाएगा ही, लेकिन उसके अलावा चालक तार जो है चुंबक की तरह व्यवहार भी करेगा और चुंबक के जैसा व्यवहार करेगा। यही एक जो नियम था उसी को बोला गया ऑस्टेड का प्रयोग। अब उन्होंने किया क्या, तो एक कार्डबोर्ड की सहायता से इस तरह का एक इमेज बनाया। ठीक है, एक एक पूरा प्रयोग किया उस तरह से बना के। इसमें एक कार्डबोर्ड लिया, एक तार बीच में पार किया है। ठीक है, तार पार किया है और साउथ से नॉर्थ पहले इस तरह से रखा गया, नॉर्थ यहाँ रखा और साउथ यहाँ रखा, और ये इंसुलेटर था, कार्डबोर्ड था। अब देखिए क्या किया इन्होंने प्रयोग में। तो बोला गया कि उन्होंने एक चालक तार लेकर उनके दोनों सिरों को बांध दिया और उस चालक तार को कुचालक के साथ बांध कर स्टैंड के साथ रख दिया और एक चुंबक की सुई को अच्छी तरह से उसमें रख दिया। ठीक है, एक इसमें चुंबक की सुई को अच्छा से रख दिया है। उसके बाद आगे क्या किया, तो शुरू में चुंबक विद्युत प्रवाहित ना होने पर साउथ से नॉर्थ रखा गया था और वह स्वतंत्र था, घूम सकता था। ठीक है, शुरू में जो रखा गया वो नॉर्थ आपका इधर था, साउथ ऐसे रखा गया शुरू में, लेकिन और उस समय विद्युत धारा प्रवाहित हुआ भी नहीं था। लेकिन जैसे विद्युत धारा प्रवाहित हुआ तब क्या हुआ, जैसे विद्युत धारा प्रवाहित की गई तुरंत सुई की स्थिति बदल गई और सुई की स्थिति पहले तो इस तरह थी नॉर्थ से साउथ, और बाद में ये बदल कर यहाँ चला गया नॉर्थ, और साउथ आपका यहाँ के रह गया। ठीक है, इस तरह से प्रवाहित किया गया। उसके बाद जब धारा की दिशा को अगर ऐसे रखे थे तब ये हुआ था कि नॉर्थ से साउथ ऐसे बदला था। फिर बोला कि धारा की दिशा को हम इस साइड से रख देंगे। ठीक है, इस साइड से रख देंगे, तब साउथ चला गया ऊपर में, तब साउथ चला गया ऊपर में, नीचे आ गया नॉर्थ। ठीक है, और बोला गया कि चुंबकीय क्षेत्र जो है धारा की दिशा पर निर्भर करती है, मतलब जिधर से धारा आएगी उधर से वो चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। अब एक बार फिर पूरे सेटअप को पुराने तरीके पर लेकर आ गए और फिर साउथ से नॉर्थ ऐसे जो रखा गया था वैसा रख दिया, और फिर धारा को जब ऐसे ये लोग दिया है तब सुई को तार के ऊपर रखकर चुंबक की स्थिति बदली तो फिर देखा गया कि साउथ से नॉर्थ हो गया, साउथ से नॉर्थ हो गया, इस तरह से दिशा हो गया। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि चुंबक पर लगने वाला बल चुंबक की स्थिति पर भी बहुत ज़्यादा निर्भर करता है कि चुंबक का दिशा कहाँ है और चुंबक ये विद्युत धारा की दिशा कहाँ है। मतलब कुल मिला के आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि जो ओरिजिनल चुंबक का पथ था वो बार बार विचलित हो जा रहा था, विक्षेपित हो जा रहा था। तब रिजल्ट क्या निकला, तो रिजल्ट निकला कि धारा प्रवाहित करने पर तार में चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न हो जाना, और चुंबकीय क्षेत्र की निर्भरता पर निर्भर करता है। ठीक है, धारा की दिशा पर भी निर्भर करता है और चुंबक के स्थान पर। मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर बोला गया कि एक मतलब कि जब विद्युत धारा प्रवाहित करते किसी चालक तार में तो विद्युत धारा तो प्रवाहित होता ही है, अदरवाइज उसमें एक चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है, मतलब ये चुंबकीय बल भी काम करने लगता है। इसी प्रयोग को ऑस्टेड का प्रयोग कहते हैं। चलिए, अब जो सेकंड क्वेश्चन इस पीडीएफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में बना हुआ है मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, मैक्सवेल ने चालक तार के द्वारा उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने के लिए एक नियम दी जिसे मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम कहते हैं। ठीक है, जैसे ऑस्टेड ने क्या बताया कि चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न होगा लेकिन चुंबकीय क्षेत्र का दिशा पता नहीं चल पाएगा। दिशा को बताने के लिए कौन आया है, तो मैक्सवेल आया है। ठीक है, मैक्सवेल आया और उन्होंने अपना दक्षिण हस्त नियम दिया।
क्या बताया इन्होंने अपना नियम में? बोला कि हम धारावाही चालक को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़े कि हमारा अंगूठा धारा की दिशा को दिखा देगा। धारा की दिशा में दिखाए तो सारी उँगलियाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाएगी, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे पीडीएफ में कैसे बता सकते हैं, देखिए यहाँ पे, हाँ, इमेज बना होगा जी, हाँ, बिल्कुल इमेज बना हुआ है। क्या बोला गया कि अगर अंगूठा धारा की दिशा को दिखा रहा है तो बाकी सारा उँगलियाँ जो है ना वो दिखा रहा है चुंबकीय क्षेत्र को, ठीक है। धारा की मतलब कि क्या बोला, दाहिने हाथ से हम इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा में रहे तो सारी उँगलियाँ जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी, ठीक है। इस नियम से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात किया जाता है। आपसे पूछा भी जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किसके नियम से प्राप्त करते हैं हम लोग, तो मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से, ठीक है। उसके बाद अंगूठा जो है यहाँ पर धारा की दिशा को बता रहा है, ठीक है, धारा की दिशा को बता रहा है, और बाकी सारी उँगलियाँ जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बनाती है। और पूछा जाएगा आपको कि किस नियम को कॉर्क स्क्रू या कॉर्क पेच नियम कहते हैं, तो इसी को कहते हैं कॉर्क स्क्रू या कॉर्क पेच। बाकी आप इमेज देख सकते हैं कि एक धारावाही चालक तार है, ठीक है, और इसमें धारा की दिशा ये दिखा रहा है, तो बाकी सारा उंगली यहाँ पर क्या दिखा रहा है, बाकी सारा उंगली जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाया है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो दो सदिशों के गुणनफल की दिशा ज्ञात करने में इसका प्रयोग होता है, और कोणीय संवेग को दिशा ज्ञात करने में, और बल आघूर्ण की दिशा को ज्ञात करने में इसका प्रयोग होता है। फिर आपका एक क्वेश्चन होता है यहाँ पे, फिर आपका एक क्वेश्चन है फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम, ठीक है, फ्लेमिंग का बायां और फिर फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम। ये दोनों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फ्लेमिंग का बायां और दायां। तो चलिए देखते हैं हम लोग फ्लेमिंग के बायां हाथ के नियम को, उसके बाद हम लोग परिणालिका देखेंगे। देखिए फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखिए फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम क्या है, तो जब एक धारावाही चालक तार को चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह चुंबक धारावाही चालक तार पर एक बल लगाता है, ठीक है। मान के चलिए एक चुंबक के चुंबकीय से, जैसे एक नाल चुंबक लेंगे इस प्रकार से, ठीक है, और यहाँ पर हम रखेंगे किसी वस्तु को, तो यहाँ पर जो बल लगेगा, ठीक है, यहाँ पर जो बल लगेगा, तो धारावाही चालक तार पर जो एक बल लगता है उस बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग ने एक नियम दिया था, जिसको फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम यानी बाएं हाथ का नियम कहते हैं। मतलब कि यहाँ पर फ्लेमिंग ने क्या किया है, तो बल की दिशा ज्ञात करने के लिए किया है। तो पूछा जाएगा आपको फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम से हमको क्या मिलता है, तो बल मिलता है, ठीक है, बल की दिशा हमको ज्ञात मिलता है। अब देखिए इस नियम के अनुसार क्या बोला गया कि यदि फ्लेमिंग ने बताया कि यदि हम अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियां, बाएं हाथ का, ठीक है, क्योंकि बाएं हाथ का नियम हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यदि हम बाएं हाथ की 3 उंगलियां यानी तर्जनी को, मध्यमा को और अंगूठा परस्पर लंबवत यानी 90 डिग्री पर इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी क्या करेगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाएगी, मध्यमा धारा की दिशा को दिखाएगी, तो अंगूठा क्या दिखाएगी, बल लगने वाली दिशा को दिखाएगी। या आप समझ लीजिए, आप यहाँ से ऑब्जेक्टिव सवाल भी बन सकता है। पूछा जाएगा कि कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार तर्जनी क्या दिखाती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाती है, मध्यमा धारा की दिशा की दिखाती है, और अंगूठा उस पर लगने वाले बल की दिशा को दिखाती है। देखिए अब क्या बोला है कि धारा अगर ऊपर जाएगा तो बल अंदर लगेगा, और धारा की दिशा अगर नीचे करेंगे तो बल हमको बाहर की तरफ लगेगा, ठीक है। और बाकी आप देख सकते हैं बल की दिशा ज्ञात करने के लिए ये नियम को दिया गया है, कई मोटे अक्षरों में इसको लिखा गया, ठीक है। बाएं हाथ में आप देखिए अंगूठा क्या दिखा रहा है, बल की दिशा को। पहले तर्जनी देख लें, तर्जनी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगा, ठीक है। तो और मध्यमा जो आपका है ये धारा की दिशा को दिखा दिया है, तो अंगूठा क्या दिखाएगा, बल की दिशा को। बल की दिशा को हमको ज्ञात करने के लिए इसी नियम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार पर विद्युत मोटर जो है काम करता है, विद्युत मोटर काम करता है। उसके बाद अगला सवाल आप सबके सामने कि धारा की दिशा, ये फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, ठीक है। बायां हाथ तो हम लोग पढ़ लिए, बायां हाथ में हमको क्या मिला, बल मिला, लेकिन दायां हाथ में हमको क्या मिलेगा, धारा की दिशा हमको पता चलेगा दायां हाथ में, ठीक है, धारा की दिशा। तो देखिए फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम क्या बोला गया, जब किसी चालक तार को एक चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसे गति दिया जाता है, ठीक है, और उस चालक तार में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, और इस धारा के मतलब पहले तुम घुमाते हैं, जनरेटर काम करता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर, ठीक है, और विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। तो यहाँ पर घुमाने के बाद ना मिलता है, तो घूमेगा तो हमको क्या मिलेगा, विद्युत धारा पहले मिल जाएगा, और धारा की दिशा फिर हमको ज्ञात करना होगा। धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग ने एक नियम दिया जिसे फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम कहा जाता है, मतलब धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए। अब बोला गया इस नियम के अनुसार फ्लेमिंग ने बताया कि यदि हम अपने दाहिने हाथ की 3 उंगली को, तर्जनी को, मध्यमा को और अंगूठा को परस्पर लंबवत फैलाएंगे कि तर्जनी फिर से चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगा, अंगूठा चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा को दिखाएगा, तो मध्यमा जो है वो चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को बताएगी। इस बार थोड़ा सा अलग है, ठीक है, तर्जनी आपका चुंबकीय क्षेत्र को ही दिखाएगा, अंगूठा चालक तार पर लगने वाले बल को दिखाएगा, तो फिर मध्यमा चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा को दिखाएगा यहाँ पे, ठीक है, विद्युत धारा को दिखाएगा। अब आगे देखिए इसमें नोट क्या है, तो इसमें तार को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा जाता है, इसमें तार को अंदर बाहर गति यानी आपेक्षिक गति दी जाती है, ठीक है, आपेक्षिक गति दी जाती है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, आप देख सकते हैं कि तर्जनी क्या दिखाया है, चुंबकीय क्षेत्र को,
ठीक है। मध्यमा यहाँ क्या दिखा है, विद्युत धारा की दिशा को, तो अंगूठा आपको दिखा दिया चालक की गति पर लगने वाले बल की दिशा। बल तो हम पहले दिए ना, बल पहले दिए, जनरेटर मान के चलिए बल तो हम लोग पहले देंगे, बल देंगे चुंबकीय क्षेत्र पहले होगा, लेकिन विद्युत धारा बाद में आएगा, तो वही चीज़ यहाँ हुआ। लेकिन विद्युत मोटर यानी कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम, तो उसमें धारा पहले देंगे, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, चलिए बल लगने वाला दिशा हमको पता करना पड़ेगा। तो बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए कौन आया, तो ये फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम, ठीक है, फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम बल की दिशा को, और धारा की दिशा को याद करने के लिए कौन आया, तो फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ परिनालिका के बारे में, परिनालिका, ठीक है, परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो परिनालिका होता क्या है और यह किस बात पर निर्भर करता है, सारा चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं। देखिए परिनालिका, जब एक लंबे विद्युत रोधित तार को इस प्रकार लपेटा जाता है कि चालक तार एक दूसरे के ऊपर भी ना आए और एक दूसरे के पास पास रहे, ठीक है, तो इस व्यवस्था को परिनालिका कहते हैं। देखिए आप यहाँ पे कितना अच्छा तरीके से लपेटा गया ऐसे तार को कि पास-पास है लेकिन उसके ऊपर भी नहीं आया, तो इसको परिनालिका बोलेंगे, ठीक है। और ये एक स्प्रिंग की तरह दिखता है और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो ये चुंबक की ऐसा बन जाता है, ठीक है। और परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होती है और इसे जब पकड़ा गया तो इसका दिशा नॉर्थ से साउथ था, और जिस विद्युत रोधित लकड़ी पर लपेटा गया उसको क्रोड बोला गया, ठीक है। जिस लकड़ी पर लपेटे हैं, मान के चलिए कि इस लकड़ी पर लपेटे अगर इसको ऐसे-ऐसे, तो ये क्रोड हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, अब आगे यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है किन बात पर निर्भर करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तीन चीज़ पर निर्भर करती है। पहला, परिनालिका में फेरों की संख्या, अगर परिनालिका में ज़्यादा फेरा लगा है तो परिनालिका ज़्यादा मजबूत होगा, यानी कि परिनालिका में फेरों की संख्या क्या, तीव्रता और समानुपाती है फेरों की संख्या के। उसके बाद अगला है परिनालिका में प्रवाहित धारा की शक्ति पर, तो तीव्रता जितना ज़्यादा होगा उतना विद्युत धारा का परिमाण भी ज़्यादा होगा। फिर आगे है क्रोड के पदार्थ की प्रकृति, तो अगर नरम लोहा का हो तो बढ़िया विद्युत चुंबक बनेगा और कठोर लोहा का हो तो विद्युत चुंबक अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। आप देख लीजिए ज़रा नरम लोहा और कठोर लोहा क्या होता है, तो नरम लोहा यह तुरंत चुंबक बन जाता है और तुरंत उस गुण को त्याग भी देता है, इसलिए इसका उपयोग विद्युत चुंबक बनाने में करते हैं। और वहीं सख्त लोहा क्या होता है, तो यह तुरंत चुंबक नहीं बनता और यह एक बार बन जाने के बाद अस्थायी भी हो जाता है, इसलिए इसको यह अस्थायी चुंबक कहते हैं और यह इस्पात का बना होता है। अब एक अंतिम क्वेश्चन है यहाँ विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में, ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत, देखिए माइकल फैराडे ने इसको दिया था, ठीक है। माइकल फैराडे के बारे में थोड़ा सा बात जान लेते हैं। जन्म इनका 1791 में, मृत्यु 1867 में हुआ है, ठीक है। कोई खास शिक्षा इनको नहीं मिला था, जिलसाजी दुकान पर ये काम करते थे पेपर वगैरह का, और साइंस में इनको रुचि हो गया था, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं फैराडे का प्रयोग क्या था, ठीक है। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि ये बताए थे, इनका कहना था कि विद्युत धारा तो चुंबक बनाता है, ठीक है, विद्युत धारा तो चुंबक बना देता है। तो माइकल फैराडे ने सोचा कि चुंबक से विद्युत धारा नहीं बनाया जा सकता क्या, यानी कि विद्युत धारा तो चुंबक बनेगा लेकिन चुंबक से भी विद्युत धारा बना सकते हैं। तो इसी के लिए फैराडे ने चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत दिया है, ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने क्या किया क्या है, देखिए एक आर्मेचर लिया, कुंडली और गैल्वेनोमीटर लगा दिया है और चुंबक को आपेक्षिक गति के मतलब कि आगे पीछे करके ये लोग गति कर रहे हैं, तब जाके यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है ये विद्युत धारा, ठीक है। अब आप देखिए, जब इन्होंने कहा यानी कि माइकल फैराडे ने कहा कि जब एक चालक तार की बनी कुंडली और एक चुंबक के बीच आपेक्षिक गति यानी कि लगातार आगे पीछे होने वाली गति कराई जाती है तो चालक तार में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है, इस घटना को ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है, चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। इसमें चुंबक को लगातार आगे पीछे खिसकाया जाता है और यह गति मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण होती है और यह फ्लक्स को बदलने के लिए किया जाता है ताकि धारा उत्पन्न हो जाए, ठीक है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ आप देखिए धारा दाईं ओर मुड़ा है और यहाँ पर धारा बाईं ओर मुड़ा है, जैसे ही इसको गैल्वेनोमीटर भी इधर मुड़ गया, ठीक है। तो यह आपेक्षिक गति हुआ है। नोट में क्या है, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो ये चालक तार और चुंबक के बीच सापेक्ष गति होनी चाहिए, आपेक्षिक गति दोनों के बीच बहुत जरूरी है। फिर चालक और चुंबक के बीच की आपेक्षिक गति की दिशा बदलने पर प्रेरित धारा की दिशा भी बदल जाती है और आपेक्षिक गति जो होती है प्रत्यावर्ती धारा के रूप में काम करती है, ठीक है। तो ये था आपका कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जितने भी विद्युत मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, सब पिछले वीडियो में करा दिया गया है, ठीक है। और अभी आपको कम से कम और अच्छा सब्जेक्टिव वीडियो मिलने वाला है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाला है। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक जय हिंद जय भारत।